हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करो इफ आई एम ऑडिबल। विदुषी जी, पूरा आवाज आ रही है सभी को? ओके जी, थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून जी। आप तो अभी भी थे, अभी और है। चलो बढ़िया है। सो आज हम करेंगे जी, हमारी फर्स्ट क्लास है। पूरब जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हमारी फर्स्ट क्लास है। तो बेसिकली आज हम थोड़ा सा ओरिएंटेशन लेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, होता क्या है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव क्या है, संभावना क्या है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे हुआ। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हाउ दिस ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन वाज ब्रॉट अंडर द कैरिकुलम। मतलब इसको हम यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में किस प्रकार से हमने इसको पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट है ना। जैसे हिस्ट्री है तो अलग लाइन है, हिस्ट्री की, पॉलिटी है, सबकी अलग है। ज्योग्राफी एक ब्लेंड है, चार पाँच छः सब्जेक्ट्स जो है वो इकट्ठे आते हैं। देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन और द इंटरेक्शंस बिटवीन द मैन एंड हिज फिजिकल सराउंडिंग, है ना। तो आज सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रोल क्या है, रोल ऑफ ज्योग्राफी क्या है, कि ज्योग्राफी में कितना कैपेबिलिटी है आपको रैंक देने में। मैं सक्सेस की बात, मैं इसको रैंक के साथ ही रिलेट करता हूं, क्योंकि एग्जाम को पास करना कुछ और बात होती है, एक रैंक में अपने नंबर को लाना कुछ और बात होती है। सो ज्योग्राफी में क्या कैपेबिलिटी है और ज्योग्राफी का क्या रोल हो सकता है, या फिर किसी भी ऑप्शन का क्या रोल हो सकता है। सो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो हमारे पास पेपर कितने हैं बेसिकली अगर हम देखें, तो हमारे पास मेंस में ऐसे है, और मेंस में हमारे पास GS1 है, GS2 है, GS3 है। और अगर आप इसमें देखें तो ऐसे 100 और 200 नंबर के हमारे पास ये तीन पेपर होते हैं। 200 नंबर के ये तीन पेपर है। नो, अगर हम स्कोर की बात करें तो ऐसे में अगर आप समय, अगर बहुत अच्छा आप ऐसे लिखते हैं तो 60 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो ये एक डिसेंट स्कोर होता है ऐसे में। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो एवरेज जब हम लेते हैं तो इट इज समवेयर 80, 80 एंड 80। तो ये जो हमारे पास है 240 प्लस 60, ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 300। 300 नंबर आपको इस सेक्शन से मिलते हैं, जिसमें आपके पास कौन है? ऐसे है। और उसके बाद हमारे पास कौन है? GS1, 2 एंड 3 है। अब यहां पर आपका जो स्कोर है वो थोड़ा वेरी कर सकता है। GS1, GS2 में हो सकता है कि आप 80, 80 हमने मीन लिया है, किसी GS1 में आप 90 ले लोगे, और GS2 में आप जो है कुछ और स्कोर ले सकते हो। एवरेज कितना है हमारे पास? 80। नाउ अगर आप सिलेक्शंस को देखोगे तो जो सिलेक्शंस का रेट है, मिनिमम 412 नंबर जिसके थे, उन्होंने भी सिलेक्शंस लिया है। उनके वो भी टॉप रैंकर की कैटेगरी में अपने आप को उन्होंने इंक्लूड किया है। वो कैसे किया? तो यहां पर अगर आप देखोगे कि हमारे पास 150 मार्क्स का हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरव्यू है। और अगर इंटरव्यू में किसी को, अगर किसी ने अच्छा इंटरव्यू है, अच्छा उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आपको पता है कि इंटरव्यू में थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी लगता है। सो कहीं ना कहीं अगर 100 के आसपास आपके पास इंटरव्यू में आपको जो है स्कोर मार्क्स लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे रैंक को लेकर यहां पर आ सकते हो। बट अगर आप इस 412 के थ्रेशोल्ड को देखोगे तो ये 405 से थोड़ा ही ऊपर है। 405 का पता है ना आपको, कि 405 नंबर तो आपको लाने पड़ते हैं अगर आपको अपना पेपर जो है इवेलुएट करवाना है। ये तो एक तरह का मिनिमम थ्रेशोल्ड है दैट यू हैव टू पास थ्रू, है ना। नाउ अगर आप इस 412 को देखो, यहां पर आप कैसे पहुंचोगे? तो यहां पर अगर आप देखोगे 300 नंबर का कैपेबिलिटी किसमें है? GS में है और SA में है। तो कहीं ना कहीं 112 नंबर का जो पुश है वो आपको कौन देगा? वो आपको देता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ अब जब हम इसको देखते हैं कि 112, तो यहां पर जो ये स्कोर है ना, ये वाला स्कोर है, ये काफी फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि हर कोई इतना अच्छा ऐसे लिख ले जरूरी नहीं है ना। हो सकता है आपका जो SMS स्कोर है वो कितना है, 50 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो आपको जो आपका जो वो जो आपका ऑप्शनल है वो कैसा हो? ऑप्शनल आपका ऐसा हो जिसपे कैपेबिलिटी है वो आपको 120 से ज्यादा नंबर देने वाला हो, है ना। मतलब ऑप्शनल कैसा हो? ऑप्शनल होना चाहिए हमारा
स्कोरिंग। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं कि ज्योग्राफी में कितना पोटेंशियल है, कि क्या वो हमें 120 या फिर 130 के नंबर के बराबर नंबर दे सकता है, इससे ज्यादा नंबर हमें दे सकता है, ताकि हम जो है टॉप रैंकर्स में अपने नाम को इंक्लूड करें, तो बिल्कुल ये दे सकता है। नाउ इसमें हम बात करेंगे कि क्यों इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये हमें 130 प्लस मार्क्स देने की इसमें क्या क्षमता है। तो जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट को देखते हैं, दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, जैसे सोशियो है, हिस्ट्री है, या फिर हमारे पास पीएसआईआर है, के साथ अगर हम एग्री देखें, पॉलिटी देखें, ये सब सब्जेक्ट भी अच्छे सब्जेक्ट है, अपने अपने डोमेन्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी के पास अच्छे आर्टिकुलेटिव आंसर लिखने का एक बहुत बड़ा स्कोप है ज्योग्राफी के पास। क्यों है? एक तो ज्योग्राफी जो है ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। एक तो ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है? कंसेप्चुअल। इसमें रोट लर्निंग नहीं है, इसमें आपको फैक्ट को नहीं रटना है। आपने इसमें क्या करना है? आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ कंसेप्ट में मास्टरी करनी है और उसको अपने चारों तरफ अप्लाई करना है। समझ आ गया? और ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे जो क्वेश्चंस आते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसे नहीं होंगे कि अदर वर्ड से कोई क्वेश्चन आएंगे। कहीं ना कहीं जानकारी जो जिसके बारे में हमें काफी नॉलेज होती है, उसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हिमालय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ाई नहीं गई नहीं, तो हिमालय के वेजिटेशंस पर क्वेश्चन आ गया, तो क्योंकि आप हिमालयन रीजन में रहते हैं, तो काफी कुछ क्वेश्चन आप जो है यहां से ऐसे ही लिख सकते हो, बिना किसी सोफिस्टिकेटेड या फिर स्टडी के, फोकस स्टडी के भी आप यहां पर आंसर लिख सकते हो। तो ज्योग्राफी का एक एडवांटेज ये है कि यहां पर ये प्रोबेबिलिटी कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है इस पेपर में, वो प्रोबेबिलिटी ज्योग्राफी में नहीं होती है। यहां पर आप हर क्वेश्चंस को लिमिटेड वे में आंसर बनाकर लिख सकते हो, और हर आंसर आपको जो है मिनिमम नंबर प्रोवाइड करने में सक्षम है। तो अगर मैं बात करूं कितने नंबर, अगर 20 नंबर का है, आप बिना पढ़े कोई, मतलब थोड़ा बहुत आपके पास लेमन अंडरस्टैंडिंग है, तो आराम से आप जो है उसमें 5 नंबर ले सकते हो बिना पढ़े। और अगर आपने थोड़ा अच्छा पढ़ लिया, तो आपको जो है 3 से 4 नंबर का एडवांटेज मिल जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि हम बिना पढ़े, मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड स्टडी किए बिना भी ऐसे आंसर को कर सकते हैं, जो जो है अदरवाइज औरों के लिए कैसा हो सकता है, टफ हो सकता है। क्यों? बिकॉज यहां पर हम बहुत सारे किसका यूज करते हैं, हम यहां पर बहुत सारे ग्राफिक्स का, हम यहां पर बहुत सारे मैप्स का यूज करते हैं, या फिर बहुत सारा जो डेटा है, इस डेटा को हम कुछ ना कुछ डेटा प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम यहां पर जो है डेटा को, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करें। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास ये एडवांटेज मिलता है कि आप यहां पर मैक्सिमम ग्राफ्स बनाओ, मैप्स बनाओ, या फिर डेटा के चार्ट्स बनाओ, तो उस स्थिति में जो आपका आंसर है वो वेल स्ट्रक्चर्ड, आर्टिकुलेटिव, या फिर बहुत अपीलिंग लगता है। कहीं ना कहीं वही इंफॉर्मेशन अगर आपने थियरीज के फॉर्म में डाल दी, लिख करके डाल दी, और वही इंफॉर्मेशन आपने फ्लो चार्ट के फॉर्म में डाल दी, ग्राफ के फॉर्म में डाल दी, तो ज्यादा अपीलिंग कौन लगेगा? जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है। और ज्योग्राफी क्यों बेटर सब्जेक्ट है? बिकॉज यहां पर ये प्रेजेंटेशन का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आप एडवांटेज देखो इसका, तो ये इसका जो नेचर है, ये क्या है? ब्लेंड है। ब्लेंड किसका? साइंस का प्लस ह्यूमैनिटीज का। तो यहां पर बेसिकली जो ज्योग्राफी ऑप्शनल जब आप पढ़ोगे, ये क्यों बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए? बिकॉज यहां पर हम अपनी जो हमारी तैयारियां होती है उसको एग्जैक्टली सेग्रीगेट नहीं करते, आइसोलेट नहीं करते। वही हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, पीएसआईआर है, इकोनॉमी है, हम जो है दूसरे सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी है, गवर्नेंस है, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, वही बहुत सारा एरिया इन सब्जेक्ट्स का जो है हम किस में इंक्लूड करते हैं? हम इंक्लूड करते हैं ज्योग्राफी में। क्योंकि ज्योग्राफी क्या है? एक ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो यहां पर होता है ना कि कुछ लोगों का माइंडसेट है बिल्कुल साइंटिफिक, कुछ लोगों का माइंडसेट है बिल्कुल ही कैसा, ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड। तो यहां पर क्या है, जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होगा उसके अंदर दोनों तरह का टेम्परामेंट होता है, तो कहीं ना कहीं आंसर में भी वो कैपेबिलिटीज रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे, हिस्ट्री में आपको कहाँ है, सिर्फ पास्ट टेंस में ही रहना है ना। और अगर आप अदर साइंसेस की तरफ जा रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। बट ज्योग्राफी में क्या है? ज्योग्राफी में आपके पास क्या है, आप हिस्ट्री के एस्पेक्ट को भी यूज़ करो, पॉलिटी के एस्पेक्ट्स को भी यूज़ करो, इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को यूज़ करो, बट साथ में क्या है, हमारे पास जियोलॉजी है, फिजिकल साइंस है, फिजिक्स है, सारे के सारे एस्पेक्ट को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक आर्टिकुलेटेड, वेल स्ट्रक्चर्ड, फैक्चुअल, कंसेप्चुअली करेक्ट आंसर जो है हम लिख सकते हैं।
नाउ इसी के साथ अगर हम देखेंगे कि और इसके क्या बेनिफिट है कि ज्योग्राफी क्यों हमारे पास एडवांटेजियस है, इसका एडवांटेज होने का ये मायना ये भी है कि यहां पर प्रीलिम में 40 टू 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस प्रीलिम में आते हैं। अब सिर्फ ज्योग्राफी को अगर हम इतना ही माने कि ज्योग्राफी में सिर्फ पहाड़ नदी नालियां ही आते हैं तो हमारी गलती है। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी में हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। ज्योग्राफी में हमारे पास जो है, अगर आप देखोगे तो हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास ट्रेड है। नॉर्मली ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या सोचते हैं हम कि ये तो अलग सब्जेक्ट है, बट अगर हम ज्योग्राफी में इंक्लूड करेंगे, जब हम ज्योग्राफी का डोमेन देखते थे उसमें ये सारे कोर है। जैसे जीएस में भी हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को काफी ज्यादा किया है, और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को भी हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लगते हैं इकोनॉमी के है, ये वाले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, बट है ये किसके? ज्योग्राफी के। अगर आप इन सारे के सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करो तो मिनिमम आपके पास कितने आंसर क्वेश्चन हो गए? 40 से 50 एडवांटेज। नाउ अगर एचपी के ज्योग्राफी को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये जो क्वांटम है ये और बढ़ जाता है। तो ज्योग्राफी में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जिस बच्चे का ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसका प्रीलिम बहुत केसेस में नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है, अक्रॉस द डिसिप्लिन यहां पर मूव करने की कैपेबिलिटीज है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है इकोनॉमी के एरियाज को भी कवर करते हैं, हम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन सब एरिया को हम यहां पर कवर करते हैं। नाउ अगर हम जीएस में देखें, GS1 के साथ और GS3, GS1 और GS3 में हमारे पास इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ इंडियन ज्योग्राफी वाला एरिया जो है, उस एरिया में भी हर एक टॉपिक, हर एक पेपर में हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन किधर से आते हैं? ज्योग्राफी या फिर इससे रिलेटेड एस्पेक्ट से आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इस बार ही देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम पेपर 1 में देखें, 200 में से आपके पास जो है 50 मार्क्स का जो एरियाज था वो कहां से आया है? इसी डोमेन्स, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट। और अगर हिमाचल को इंक्लूड कर दो तो फिर कितना आया? 50 + 30, 80 मार्क्स का पेपर तो इसी एरिया में से आया है। और पेपर 3 में चले जाओ, वहां पर भी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम अगर देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है, हम अगर देखेंगे इकोनॉमी में पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्वेश्चन वहां पर आते हैं GS3 में। तो ये कहां पर डील होते हैं? ये ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है। अपीयर हमें ऐसे होता है कि ये इकोनॉमी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट हम इनको कहां डील करते हैं? ज्योग्राफी में हम इनको बहुत फंडामेंटल लेवल पर डील करते हैं। समझ आ गया? तो हमारे पास ज्योग्राफी का जो ओवरलैपिंग नेचर है कि ये प्रीलिम में भी ओवरलैप करता है, ये जीएस में भी ओवरलैप करता है, के साथ साथ इसका जो ओवरलैपिंग नेचर है वो कहाँ है? अदर दूसरे जो सब्जेक्ट है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ से ही क्यों ज़्यादा जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए। तो वहाँ पर बीच में हिमालय का एरिया आ जाता है। हिमालय इज़ द मेन ओरोग्राफिक बैरियर बिटवीन इंडिया एंड टिबेटन प्लेटू या फिर सेंट्रल एशिया, तो इसलिए उनको उधर से आना पड़ा। या फिर अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो अंग्रेज लोग थे, जो पोर्चुगीज थे या फिर जो ब्रिटिशर्स थे, ये सी रूट से इंडिया में क्यों आए, कैसे आए, तो ये सारा ज्योग्राफिकल अकाउंट है। क्योंकि तब तक जो वास्को डी गामा ने जो कैप ऑफ गुड होप है उधर से रास्ता खोज लिया था, इसलिए उन लोगों ने लैंड रूट के बजाय कौन सा रूट प्रेफर किया? उन्होंने सी रूट प्रेफर किया। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं ना। तो हमारे पास ज्योग्राफी क्यों एडवांटेजियस है, क्यों ज्योग्राफी जो है 130+ देने में हमें सक्षम है? एक तो इसका कंसेप्चुअल नेचर, कंसेप्ट प्लस फैक्ट है, यहां पर सिर्फ फैक्ट नहीं है, रूट लर्निंग नहीं है। दूसरा यहां पर क्या है? ग्राफिक्स, मैप एंड डेटा का बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। ब्लेंड ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है। ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी जो हमारे पास एक मूवमेंट है, जो हमारे पास एक शिफ्ट है, उसको हम काफी ज्यादा तक यूज कर सकते हैं, अक्रॉस द सब्जेक्ट जा सकते हैं। प्रीलिम में ओवरलैप है। अब देखो, जब आप प्री पढ़ते हो, जीएस, GS1, GS2, GS3 पढ़ते हो, आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? आप अपना ऑप्शनल का भी काफी एरिया तैयार कर रहे हो। ठीक है? तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ये नेचर ही इसको सबसे ज्यादा एडवांटेजियस बनाता है। समझ आए? सो इसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा समझेंगे कि सर हमारे पास सिलेबस में क्या है, सिलेबस किस प्रकार का है ज्योग्राफी का। सो सिलेबस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास सबसे पहले तो है पेपर 1। पेपर 1 में 2 सेक्शन है।
एक सेक्शन आपके पास ए है, एक सेक्शन आपके पास क्या है, बी है। और फिर हमारे पास दूसरा क्या है, पेपर 2। नाउ देखो इसका सिलेबस लगता ऐसा है कि बहुत बड़ा है, बट है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज दूसरे पेपर में हमने सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशंस करनी है ना। जो भी हम यहां पर पढ़ते हैं, जैसे हम सेक्शन ए में प्रिंसिपल फिजिकल ज्योग्राफी जो हम यहां पर पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी जो यहां पर पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास कितने कंपोनेंट आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जियोमॉर्फो है, इसमें हमारे पास क्लाइमेटो है, इसमें हमारे पास जो है ओशियानोग्राफी है, इसमें हमारे पास बायोजियोग्राफी है, बायोजियोग्राफी है। ये जो डोमेन्स हैं, इन डोमेन्स को आपने क्या करना है, मास्टर करना है। इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे बायोजियोग्राफी मतलब इन्वायरमेंटल जियोग्राफी है। इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट है। कंसेप्ट में जब हम मास्टरी करते हैं तो यहां पर हमारे पास बी सेक्शन में दूसरा एरिया क्या आ जाता है, दिस इज योर ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारे पास कौन कौन से एस्पेक्ट है, क्या क्या हमारे पास जो है यहां पर कंपोनेंट है जिनको हम कवर करेंगे, दैट इज योर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर हमारे पास सेटलमेंट ज्योग्राफी है, वी हैव द सेटलमेंट ज्योग्राफी। फिर हमारे पास जो है थर्ड वन इज योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये जो ज्योग्राफी के तीन थीम है, ये मेन थीम है हमारे पास कहां पर, पेपर 2 में। हाँ सॉरी, पेपर 1 के सेक्शन बी में। अब देखो, अब यहां पर क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहां पर भी अगर आप इसको अप्लाई करो तो हमारे पास 3 डिविजन्स देखने को मिलते हैं। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। दूसरा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दूसरा थीम ये है। और तीसरा जो हमारे पास थीम है वो क्या है, एचपी ज्योग्राफी। ये 3 थीम है। बट क्यों हमारे पास ये वाला एरिया हमारे पास बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज यहां पर जो हमने अप्लाई करना है उसको हम कहां पर कवर करते हैं, यहां पर हम कवर करते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम नदी नाले पढ़ते हैं, या फिर माउंटेन्स पढ़ते हैं, या फिर हम ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। इन सबको एक तरह का बेस या फिर फाउंडेशन प्रोवाइड करने के लिए हम कहां पर पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास आता है कि ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन का डायमेंशन बहुत अलग अलग हो सकते हैं। हिमालयन रीजन्स में हमारे पास बहुत सारे क्या हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहे हैं, बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशंस हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स एंड ऑल, कुछ भी जो है हमारे पास यहाँ पर क्रियाएं हो रही है। नाउ अगर यहां पर हिमालयन रीजन में बहुत सारा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, हाउ वी कैन रिलेट दिस फिनोमिना विद द इरोजनल साइकिल ऑफ डेविस। तो हमारे पास डेविस एक पर्सन थे, विलियम मॉरिस डेविस। अब देखो विलियम मॉरिस डेविस का इरोजनल साइकिल हम कहां करेंगे, इसका इरोजनल साइकिल हम करेंगे यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी में। बट हम उसको अप्लाई कहां करेंगे, करंट में अप्लाई कहां करेंगे उसको, प्रेजेंटली हिमालयन रीजन में जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जो यहां पर जो है एक तरह का लैंडस्लाइड हो रहा है, यहां पर इंस्टेबिलिटीज जो जनरेट हो रही है, वो क्यों हो रही है। क्योंकि हमारे पास जो ये डेविस है ये क्या बोलता है कि जो भी स्थलाकृति है, जो भी टोपोग्राफी है, वो यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज से होकर गुजरती है। और जो जो भी लोकेशंस, जो भी टोपोग्राफिकल फीचर अपनी यूथ स्टेज में होती है, वो बताता है कि वहां पर जो एब्सोल्यूट रिलीफ होता है वो बहुत स्टीप होता है। एब्सोल्यूट रिलीफ, ये जो ढलान है ये बहुत स्टीप होता है। और जिस किसी लोकेशन में ये ढलान बहुत स्टीप होता है, वहां पर क्या है, वहां पर क्लाउड बर्स्ट वेरी कॉमन होता है, वहां पर लैंडस्लाइड बहुत कॉमन होता है, और वहां पर अदर प्रकार के जो हमारे पास मास वेस्टिंग है या फिर मास मूवमेंट है वो बहुत कॉमन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम हिमालय के केस में हम किसको अप्लाई करेंगे, डेविस को अप्लाई करेंगे, तो फिर उसका हमें एक एडवांटेज मिलता है। कैसा एडवांटेज मिलता है कि हम इस एस्पेक्ट को, ये जो हमारे पास करंटली जो लॉसेस यहां पर हो रहे हैं, इसको हम किसके साथ, एक मॉडल के साथ रिलेट करते हैं या फिर एक थियरी के साथ रिलेट करते हैं जो किसी स्कॉलर ने दी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर 1 कंप्लीटली अलग है और पेपर 2 कंप्लीटली अलग है, नहीं। हमारे पास जो पेपर 2 में जो हमारे पास सेंट्रल थीम्स है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, उसको हमने सपोर्ट करना है किसके थ्रू, जो कंसेप्ट हमने यहां पर गेन किए होंगे।
जैसे अगर मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट बताता हूं कि हमारे पास पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इंडिया में बहुत सारा क्या हो रहा है अभी, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है एक एडवांटेज है इंडिया में कि हमारे पास ज्यादातर पॉपुलेशन अभी किस में है, वर्किंग एज ग्रुप में है। नाउ जब ज्यादातर पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में होती है, उसका एडवांटेज क्या है, जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो मिनिमम होता है और सभी लोग अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे होते हैं। यहां पर आपके पास क्वेश्चन, इस बार भी एक क्वेश्चन आया था आपके पास। यहां पर आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये था कि ओवर पॉपुलेशन क्या है, ओवर पॉपुलेशन क्या है, और आपके पास दूसरा जो है वो है अंडर पॉपुलेशन क्या है, या फिर थर्ड जो है वो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन तो हम करते हैं कि पॉपुलेशन वो है जो है सब, बट पॉपुलेशन का ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पॉपुलेशन ऑप्टिमम कब होगी, उसके बारे में जो हमें आइडियाज मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जब यहां पर माल्थस की थियरी हम पढ़ेंगे, जब यहां पर केन्स की थियरी हम पढ़ेंगे, जब यहां पर हम जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी पढ़ेंगे, जब यहां पर हम अमर्त्य सेन को पढ़ेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन के जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत इंफ्लुएंस डालते हैं किस पर, पॉपुलेशन के नेचर को डिसाइड करने पर। वही पॉपुलेशन क्या बन सकती है, वही पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन बन सकती है, और वही पॉपुलेशन क्या बन सकती है, जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन बन सकती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होगी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो होगी जहां पर सस्टेनिंग जो रिसोर्सेज है, सस्टेनिंग रिसोर्सेज है वो इनफ है किसके लिए, पॉपुलेशंस के लिए। अगर पॉपुलेशन बहुत तीव्रता से बढ़ रही है और जो रिसोर्सेज है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं ये बताऊं कि जो लोगों का जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है, बट उसके कंपैरिजन में जो अनाज उगाने की जो हमारी दर है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं जो लोग पैदा हो रहे हैं वो आगे जाकर क्या है, भूखे मर जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, क्राइम्स करेंगे, बिकॉज रिसोर्सेज विल बी वेरी लेस। जब कभी रिसोर्सेज और पॉपुलेशन में मिसमैच हो जाए, ऐसी ही पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन बोलेंगे। जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट उसको कंज्यूम करने के लिए पॉपुलेशन कम है, तो उस स्थिति में हम पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, अंडर पॉपुलेशन बोलेंगे। और जब रिसोर्सेज और पॉपुलेशन का एक इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलेंगे। मतलब ये जो पॉपुलेशन हमारे पास है, इस पॉपुलेशन में अगर हमारे पास 15 से 59 ईयर में जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, उन सभी के पास कोई ना कोई वर्किंग अपॉर्चुनिटीज है, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और कंट्रीब्यूशन कब देंगे, जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज होगी। अपॉर्चुनिटी कब आएगी, जब बैलेंस होगा किसके बीच में, रिसोर्सेज के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसी पॉपुलेशन को ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अभी ओवर पॉपुलेशन आप इंडिया को नहीं बोल सकते, क्यों, बिकॉज इंडिया में जो हमारे पास 65% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अभी वर्किंग एज ग्रुप में है। और गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर रही है कि इनको एडिक्वेट स्किल प्रोवाइड किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड किया जाए, और साथ ही साथ इनके लिए जॉब की व्यवस्थाएं भी की जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ये 65% जो पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स है, जब ये किसी ना किसी काम में लगेंगे तो ये वेल्थ जनरेट करेंगे। तो जब ये वेल्थ जनरेट करेंगे उसका क्या मतलब, उसका मतलब है कि रिसोर्सेज का मल्टीप्लिकेशन ये कर रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन कभी भी ओवर पॉपुलेशन नहीं हो सकती। बट अगर हम आज से 15 साल के बाद का इंडिया देखेंगे, 15 साल के बाद इंडिया, या फिर 15 से 20 साल के बाद का इंडिया देखेंगे, तो एवरेज एज इंडिया में हो जाएगी कितनी, 50 साल के आसपास। अभी एवरेज एज इंडिया की है 29 साल, कि एक इंडिविजुअल का औसत जो आय है 29 है। अभी वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, है ना। पर 20 साल के बाद स्थिति बदल जाएगी, बट तब जो नीड है वो कुछ और हो जाएगी। पॉपुलेशन तो तब भी ज्यादा ही होगी, बिकॉज तब पॉपुलेशन वर्किंग नहीं होगी, पॉपुलेशन वर्किंग नहीं होगी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल एंटर इन द ओल्डर एज। अब वही ओल्डर एज के जो लोग, अब आप इमेजिन करो कि इफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनका एज 59 से ज्यादा है, उस स्थिति में क्या होगा, ये तो बर्डन है।
अब जब ये बर्डन होंगे तो बर्डन किस पर है? बर्डन है ये वर्किंग एज पर या फिर रिसोर्सेज पर, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, दे आर द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ऐसी डिपेंडेंट पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो गई तब हम उसको क्या बोलेंगे? देयर इज द ओवर पॉपुलेशंस। सो ये सारी की सारी चीजें जब हम करते हैं, अब देखो जीएस में भी हम ये करते हैं, बट फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्या अलग है? यहां पर हम इन सारे के सारे एस्पेक्ट को किसी ना किसी थियरी या फिर किसी ना किसी मॉडल के साथ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास जो है दिल्ली का एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आजकल आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा सिवियर एयर पॉल्यूशन होता है। तो जीएस में और ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब हम जीएस में उस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि पॉल्यूशन इन दिल्ली इज स्पेसिफिक टू विंटर विंटर वेदर या फिर क्लाइमेट वेदर वेदर कंडीशंस, व्हाई? नाउ ये क्वेश्चन जीएस में भी है, ये सेम क्वेश्चन जो है आपके पास ऑप्शनल में भी है। जो आंसर है वो क्या करेगा? दोनों का वेरी करेगा, आंसर वेरी करेगा। क्यों? बिकॉज यहां पर जो अप्रोच है वो कैसी होगी? थोड़ी सी नॉर्मल अप्रोच होगी, आपको जो है करंट डेटा या फिर एनालिसिस के साथ आपको आगे आना है। बट यहां पर आपको अपने आंसर को कैसे करना है? आपको मॉडल के साथ इसको जो है जस्टिफाई करना है, आपको एग्लोमिरेशन इफेक्ट देना है, आपको अर्बन स्प्रॉल देना है, आपको क्रिस्टॉलर का सेंट्रल प्लेस थियरी यहां पर देना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन विल रिमेन सेम बट द आंसर विल वेरी। क्यों? बिकॉज अगर आप उस क्वेश्चन को भी इसी पैरामीटर पर लिखोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन है, जो पेपर है, वो क्या है? वो ऑप्शनल का है। सो अगर आप हमारे अगर सिलेबस को देखोगे ना आप, और जीएस के ज्योग्राफी के सिलेबस को देखोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेम टू सेम ही है ना? बट आपको सिलेबस में कैसे पढ़ना है? सिलेबस में आपको पढ़ना है जी बिटवीन द लाइन। कैसे पढ़ना है आपको सिलेबस में? बिटवीन द लाइन। मतलब अगर आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उसमें आपके पास हिमालय एक टॉपिक है, तो हिमालय को सिंपली फैक्ट में नहीं आपने रोट करना है जैसे हम जीएस में करते हैं। आपने हिमालय को समझने के लिए, हिमालय को पढ़ने के लिए, हिमालय को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हिमालय को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोबर का थियरी यहां पर देना पड़ेगा, कोबर्स थियरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। तो जब आप हिमालय के बारे में लिख रहे हो तो आप लिखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जियोसिंक्लिनल थियरी, वोल्केनिक आर्क थियरी, वी हैव लॉट ऑफ जो है स्टेजेस है हिमालय को बनने के लिए यहां पर बनती। समझ आ गया? तो अप्रोच वेरी करेगी। आपका क्वेश्चन है जी चंचल जी का कि यूपीएससी और एचपीएस के सिलेबस में कितना डिफरेंस है? क्या सिलेबस सेम है? नहीं नहीं, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है जी, बहुत। उसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी रीजनल लेवल पर, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा स्केल पर करनी है, इंडिया में नहीं करनी है ना? हिमाचल में नहीं करनी है। हिमाचल के केस में आपको सिर्फ इंडिया का रीजनल ज्योग्राफी पर फोकस करना है, वर्ल्ड के रीजनल ज्योग्राफी पर आपको नहीं जाना है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर हम 3 मॉडल करते हैं सिर्फ, एक डेविस का मॉडल करते हैं, पैंक का मॉडल करते हैं, और एक हमारे पास एरी एंड प्रैट का मॉडल है। वहां पर बहुत सारे मॉडल है ना? तो सी डिफरेंस है यूपीएससी और एचएएस के केस में। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू सिलेबस को लेकर कि किस प्रकार से हम इसको देखेंगे ना। देखो हिमाचल को कैसे कवर करें, अगर हम हिमाचल की बात करें कि हिमाचल को कैसे कवर करें। अब देखो हिमाचल तो आपने बहुत सारा किया होता है, किसमें? जब आप जीएसपी पढ़ते हैं उसमें भी आप काफी सिग्निफिकेंट एरिया आप हिमाचल, बट हमारे सिलेबस में हिमाचल को लेकर कुछ थोड़े से थीम्स हैं। जैसे अगर आप देखोगे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, हाइड्रो पावर एंड हॉर्टिकल्चर, इतने ही थीम है ना? जियोमॉर्फोलॉजी में हिमाचल में आपके पास क्या आ जाएगा? हिमाचल के माउंटेन है, शिवालिक्स है, आपके पास धौलाधार है, पीर पंजाल है, के साथ आपके पास ये ग्रेटर हिमालय या फिर जास्कर की रेंजेस है, इसके बारे में पढ़ना है। इसका रॉक सिस्टम क्या है या फिर इसका क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस किस प्रकार का है, वो सब। दूसरा आपके पास है क्लाइमेट। क्लाइमेट में अगर आप देखोगे जैसे जैसे आप हिमाचल में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपके पास यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो क्लाइमेट में एक वेरिएशन आनी शुरू होती है। सबसे नीचे ट्रॉपिकल सब माउंटेन है, फिर ट्रॉपिकल माउंटेन है, फिर हमारे पास टेम्परेट क्लाइमेट है, फिर हमारे पास जो है अल्पाइन क्लाइमेट है। रेनफॉल के आधार पर वेट टेम्परेट हो जाएगा, रेनफॉल के आधार पर ड्राई टेम्परेट हो जाएगा। वेरी सिंपल है ना? जैसे जब हम इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में करते हैं ना, वही वही सेम सेट ऑफ नॉलेज या फिर कंसेप्ट को आपने हिमाचल के केस में भी अप्लाई करना है। क्योंकि इंडिया के केस में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्लेन्स, प्लेटूज,
या फिर कोस्टल एरियाज आ जाते हैं। बट हिमाचल के केस में हमारे पास सिर्फ क्या है, माउंटेन्स है, और माउंटेन्स के बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, दून्स है ना। तो उसका क्लाइमेट को करना इज नॉट दैट मच टिपिकल थिंग्स, सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। जब आप क्लाइमेट को करते हो तो ऑब्वियसली क्लाइमेट को समझने के बाद आप वेजिटेशंस भी समझ ही जाते हो, है ना। ट्रॉपिकल, आपके पास जब आप ट्रॉपिकल वेट एरिया में हो तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशंस होगी, या फिर सब माउंटेन सब ट्रॉपिकल वेजिटेशंस होगी, या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओगे सोलन के आसपास सब ट्रॉपिकल पाइन वेजिटेशंस होगी। फिर आपके पास ट्रॉपिकल ड्राई टेम्परेट है, सॉरी ड्राई टेम्परेट है, वेट टेम्परेट है, अल्पाइन वेजिटेशंस है। तो जैसे जैसा क्लाइमेट है वैसे वैसे वहां पर क्या होंगे, वेजिटेशंस भी होगी। एंड नाउ ड्रेनेज के केस में क्या है, ड्रेनेज इज सिंपली द रिवर, ड्रेनेज इज सिंपली द नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स। किस प्रकार से नदियां जो है अपने सोर्स से निकलती है, और जब वो आगे की तरफ जाती है अपने कैचमेंट एरिया में किस प्रकार की वो स्थलाकृतियां बनाती है, लैंड फॉर्म्स बनाती है, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपके पास ड्रेनेज सिस्टम, है ना। नाउ हाइड्रो पावर, हॉर्टिकल्चर, दीज ऑल आर रिलेटेड फील्ड्स, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एरिया नहीं है, 4-5 ही थीम्स है, उसको हम 2 से 3 से 4 दिन में हम कवर कर देंगे, ठीक है। बहुत एरिया तो आप जब आप हिमाचल की ज्योग्राफी करते हो वहां भी करते हो, बट हाँ हम भी इसको कवर करेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ इसको रिलेट करने की हम कोशिश करेंगे। क्लियर है जी, समझ आया सभी को। जो हमारे पास सिलेबस का एरिया है, जो हमारे पास फोकस है वो क्या क्या रहेगा। सो इसके बाद हम थोड़ा सा हम करेंगे कि ज्योग्राफी होता क्या है, बताओ जरा क्या है हमारे पास ज्योग्राफी, क्या समझते हैं आप ज्योग्राफी से। द टॉपिक जो हमारा आज का होगा, जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, दैट इज योर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। वेरी 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 सिंपल टॉपिक। और इसी का एक सब टॉपिक है, वो है पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी। ऑब्वियसली जब भी आप किसी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो उसकी संभावनाएं क्या है, उसमें पर्सपेक्टिव क्या है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज द सब टॉपिक, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, ठीक है। सो अगर हम बात करें ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट की, तो क्या समझते हैं आप ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं, है ना। सो ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे ना, तो यहां पर देखो, यहां पर दूसरे सब्जेक्ट की तरह ये भी क्या है, कुछ स्टडी ही करता है ऑब्वियसली, है ना। जब ये स्टडी करता है तो ये क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है वेयर इज ए प्लेस, कोई जगह और ए फिनोमिना, कोई जगह और कोई गतिविधि कहां पर हो रही है। और फिर उसके बाद जब जब आप देखोगे कि कोई गतिविधि कहां पर हो रही है, कोई जगह कोई लोकेशन कहां पर है, साथ ही साथ क्या फाइंड आउट करना कि वो वहां पर क्यों है, वाई दिस प्लेस और दिस फिनोमिना इज देयर, तो ये हमारे पास दो एस्पेक्ट है, एक है वाई, दूसरा क्या है वेयर। इन्हीं दो एरियाज को स्टडी करना ज्योग्राफी है। सो जब हम वेयर की बात करते हैं तो हम किसी लोकेशंस की बात करते हैं या फिर किसी प्रोसेस की भी बात करते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो लोकेशन या फिर कोई टोपोग्राफी का फॉर्मेशन हुआ है, वो किसी ना किसी प्रोसेस या फिर किसी न किसी गतिविधि के कारण हुआ है। जैसे अगर मैं कुल्लू वैली की बात करूं, तो कुल्लू वैली क्या है, इरोजन से बनी हुई एक वैली है, और वो कहां पर लोकेटेड है, वो बनी हुई है कहां पर, आपके जो है वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कहीं पर बनी है। क्यों बनी है, क्या कारण है, वाई दिस प्लेस इज लोकेटेड देयर। ये जो आंसर है इस लोकेशन का, इसको फाइंड आउट करना ही क्या है, ज्योग्राफी है ना। सो ज्योग्राफी में हम देखो, एक तो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि ज्योग्राफी स्टडी करता है किसको, स्टडी करता है अर्थ को एज ए होम टू ह्यूमन, ये तो बहुत ही सिंपल है कि किस प्रकार से होम टू ह्यूमन को, किस वे में जो है प्लेनेट अर्थ को ज्योग्राफी स्टडी करता है। इट स्टडीज ऑन दीज टू मेन क्वेश्चन, वेयर इज ए प्लेस लोकेटेड एंड वाई दिस प्लेस इज लोकेटेड देयर। इसी को सर्च करना हमारे पास क्या है, इसी को स्टडी करना, इसी को फाइंड आउट करना ही हमारे पास क्या है, ज्योग्राफी का कोर थीम है। नाउ ये सिंपल लगेगा आपको कि इतना सिंपल, वेयर में कितनी सारी चीजें आएगी, इट इज द इंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस। अब जब आप किसी डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हो, जैसे आप हिमालय पढ़ रहे हो,
नाउ हिमालय क्या है? एक लोकेशन है, हिमालय एक फिजिकल सेटिंग है। नाउ जब आप हिमालय के बारे में जानोगे तो क्या क्या जानोगे? एक तो इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है वो जानोगे, जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, इसका स्ट्रेच क्या है, इसका रॉक सिस्टम किस प्रकार का है वो जानोगे, है ना, और इसका जो है सब डिविजन्स क्या है वो जानोगे, इसकी वैलीज क्या है वो जानोगे, या फिर इसका फॉर्मेशंस तो दूसरे सेक्शन में जानोगे। सो हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, रॉक सिस्टम क्या है, सब डिविजन्स क्या है, वैलीज क्या है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है वो जानोगे। तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाता है? एक टॉपिक बन जाता है। जब आप किसको फाइंड आउट कर रहे हो, ज्योग्राफी इज लोकेटेड वेयर, तो आप इससे रिलेटेड पूरी की पूरी क्या दे रहे हो? डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो? डिस्क्रिप्शन। सो ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ अर्थ। नाउ जब आप इसको ब्रेक करते हो तब आप क्या बनते हो? ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोकेशन। नाउ द डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है? उसका स्प्रेड कहां पर है, उस वो बना किससे है, सब डिविजन्स किस प्रकार के हैं, वहां पर क्या क्या स्थलाकृतियां हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका इन्फ्लुएंस क्या है। नाउ जब हम इसका इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं तो हम इन्फ्लुएंस किस पर? ह्यूमंस पर पढ़ते हैं, वो अलग एरिया है। नाउ दिस इज द वेयर ए ज्योग्राफिकल लोकेशन इज लोकेटेड। नाउ व्हाई इट इज देयर, ये यहां पर क्यों है, व्हाई इट इज देयर, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट ज्योग्राफी ट्राइज टू फाइंड आउट, कि वो यहां पर क्यों लोकेटेड है। वो लोकेटेड यहां पर क्यों है? बिकॉज ऑफ सम प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि जो प्लेट्स है वो किसी सर्टेन वे में मूव कर रही है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो है रॉक सिस्टम क्या है, वाई द रॉक सिस्टम इज सेडिमेंट्री और वाई द रॉक सिस्टम इज मेटामॉर्फिक, वाई नॉट द रॉक सिस्टम इज इग्नियस। इसको फाइंड आउट करना क्या है? ज्योग्राफी है। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो है हमारे पास टेथियन सेडिमेंट जो था, वी हैव द टेथियन सेडिमेंट्री रॉक दैट अपलिफ्टेड, ये क्या हुई थी? अपलिफ्टेड टू फॉर्म, क्या बन गया था? हिमालयन माउंटेन। तो उसका कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करना भी किसका एक डोमेन है? ज्योग्राफी का डोमेन है। तीसरा हमारे पास क्या था? इसके सब डिविजन्स क्या क्या है। फिर आप लिखोगे कि सब डिविजन्स में हमारे पास क्यों सब डिविजन, वाई सब डिविजन्स आर देयर, सब डिविजन्स बने क्यों, कारण क्या है सब डिविजन्स बनने का। फिर हम सोच देखेंगे कि जो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है ये बड़े लंबे अंतराल में बना है, ये एक बार नहीं बना, इट इज अ डायस्ट्रोफिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द sedimentary rock which took place for a longer period of time between 60 million year to 2.5 million year before present, and there were multiple fault zone that separate the greater Himalaya from the trans Himalaya and middle Himalaya from greater Himalaya and Shivalik from the middle Himalaya. सो जो इंफॉर्मेशन यहां पर है उसी के कॉजेज हमने यहां पर ढूंढे। अब जैसे हम यहां पर देखेंगे कि वी हैव सम वैलीज एंड ऑल, इन्फ्लुएंस क्या है। अब यहां पर हम सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं कि ये जो है एक तरह का ओरोग्राफिक बैरियर है, ये एरोग्राफिक बैरियर है या फिर ये एक क्लाइमेटिक बैरियर है। नाउ क्यों ये क्लाइमेटिक बैरियर है, क्या कारण है कि ये जो है क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करता है? तो हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि इसका तो रेन शेडो इफेक्ट होता है, इसका जो है लीवर्ड साइड में ड्राई कंडीशंस पाई जाती है और जो विंडवर्ड साइड है उसमें वेट कंडीशंस पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इज द डोमेन ऑफ व्हाट? ज्योग्राफी। रिलेट कर पा रहे हो? तो ज्योग्राफी को हम कहां पर, जैसे जीएस में और ऑप्शनल में डिफरेंस कहां पर आ जाता है? तो जीएस में हम ज्योग्राफी को कर रहे हैं कि इट इज सिंपली द होम ऑफ इट स्टडीज द प्लैनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफी स्टडीज द लोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। किस वे में? वेयर दीज लोकेशंस आर लोकेटेड एंड व्हाई दीज लोकेशंस आर लोकेटेड देयर। सो इस वेयर एंड व्हाई को फाइंड आउट करना ही क्या है? ज्योग्राफी है। समझ आ गया? सो ज्योग्राफी के बारे में एक दो लाइन लिखेंगे हम। सो ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट आप सभी को क्लियर हो रहा है? बताएं जरा।
दीपांश बगोरिया जी, यस सर, यस सर, थैंक यू जी। वंदना जी, आज हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी ही करेंगे जी। सो ज्योग्राफी के बारे में देखो, जियोग्राफी क्या है। ज्योग्राफी, द टॉपिक जो है ना, हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी इज द integrative and dynamic discipline with two fundamental questions। दो फंडामेंटल क्वेश्चन है यहां पर। तो ज्योग्राफी क्या है? द इंटीग्रेटिव एंड डायनामिक डिसिप्लिन विद टू फंडामेंटल क्वेश्चन। तो अब वो दो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है? वन इज, हाँ, नाउ ऐसे लिखो, व्हाट इज वेयर में आता है आपके पास सम लोकेशन एंड प्लेस, एंड फिनोमिना as well as their description, so location and place. So what is where? The first question is what is where? कहां पर कोई चीज लोकेटेड है, क्या कहां पर है? लोकेशन, प्लेस, फिनोमिना एज वेल एज देयर डिस्क्रिप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट विल बी द सेकंड क्वेश्चन? व्हाई इट इज देयर। सो व्हाई इट इज देयर, ठीक है। व्हाई के पीछे हम कॉजल इफेक्ट को जानते हैं, कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। व्हाई इट इज देयर, व्हाई में क्या आएगा? इट इज द एक्सप्लेनेशन of a description, that why a place is there, and what are the causes, So these are the two fundamental questions that are addressed under this discipline that we call as the geography. Now, here we use the term as integrative and dynamic discipline. Integrative and dynamic discipline. इसका क्या मायना हुआ? ये तो हमने इसका फोकस कर दिया कि यहां पर व्हाट इज वेयर, दिस इज द स्पाशियल, स्पेस से, एरिया से रिलेटेड कंपोनेंट हो गया, उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कंपोनेंट हो गया, ये हो गया उस डिस्क्रिप्शन का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किस टर्म में? व्हाई ए प्लेस इज देयर। नाउ फिर हम यूज कर रहे हैं द ज्योग्राफी क्या है? द इंटीग्रेटिव एंड डायनामिक डिसिप्लिन है। व्हाट एक्चुअली इट मींस इंटीग्रेटिव, क्या मतलब होता है इंटीग्रेटिव का? बिकॉज इट इज, हाँ गुड, ये एक सिंथेसिस है। ये क्या करता है? ये बोरो करता है समथिंग फ्रॉम अदर डोमेन्स, अदर डिसिप्लिन्स। लाइक अगर हम बात करेंगे कि रॉक के बारे में हम स्टडी करते हैं, बिकॉज आवर एरिया ऑफ स्टडी इज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रॉक सिस्टम ऑन द ह्यूमन, है ना। नाउ द रॉक का फॉर्मेशन कौन एक्सप्लेन करता है? जियोलॉजी। सो समथिंग इन जियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द जियोलॉजी। नाउ क्लाइमेट में हम क्या करते हैं? नाउ दिस क्लाइमेट इज वेरी directly related to the human because it will influence the human activities. बट अगर हम देखेंगे कि जब हम ये पढ़ते हैं डायनामिक में, जब हम देखते हैं कि क्लाइमेट में हम किस तरह से दूसरी साइंसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो जैसे मेट्रोलॉजी है आपके पास, एक इंपॉर्टेंट साइंस है। मेट्रोलॉजी में हम मौसम से संबंधित बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। सो मेट्रोलॉजी से हम कुछ ऐसे एरिया को बोरो करते हैं
जिनको हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट मैटर को बोरो करते हैं जिनको हम रिसर्च करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हमारे पास भारत है, भारत में मॉनसून होता आता है। सो मॉनसून जब आता है तो मॉनसून का प्रभाव क्या है? मॉनसून का प्रभाव है मॉनसूनल फार्मिंग प्रमोट करता है, ये मॉनसूनल क्लाइमेट को प्रमोट करता है, मॉनसूनल वेजिटेशंस को प्रमोट करता है। सो दिस एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द मॉनसून इज क्लाइमेटोलॉजी। बट अगर आप मॉनसून को सेपरेटली स्टडी करोगे एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ विंड सिस्टम, देन इट विल बिकम मीटरोलॉजी। समझ आ गया? अब देखो यहां पर हम किस तरह से नेचुरल साइंस से सब्जेक्ट मैटर को ले रहे हैं। नेचुरल साइंस से हम सब्जेक्ट मैटर को किस प्रकार से ज्योग्राफी में डेराइव कर रहे हैं। यहां पर आपने देखना है कि हमारे पास एक है जियोलॉजी, एक है हमारे पास क्या, मीटियोरोलॉजी। नाउ अगर आप जियोलॉजी को देखो तो हमने ज्योग्राफी में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो जियोलॉजी में हमारे पास क्या है, इंटीरियर के बारे में हम पढ़ते हैं, रॉक के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस टू स्टडी द रॉक इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसमें है, पेट्रोलॉजी इज द डोमेन ऑफ जियोलॉजी। बट हम क्यों इसको पढ़ते हैं रॉक को? बिकॉज अब जहां पर रॉक इग्नियस होगी वहां पर आयरन ज्यादा पाया जाएगा, जहां पर रॉक मेटामॉर्फिक होगी वहां पर मार्बल ज्यादा पाया जाएगा, जहां पर सेडिमेंट्री रॉक होगी वहां पर लाइमस्टोन ज्यादा पाया जाएगा। और इसी के अनुसार जहां पर आयरन ज्यादा है वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी। नाउ जहां पर मेटामॉर्फिक रॉक है वहां पर मार्बल की माइंस होगी, और जहां पर सेडिमेंट्री रॉक है वहां पर सीमेंट प्लांट्स होंगे। बिलासपुर में हमारे पास क्या है, सीमेंट प्लांट। तो ये सारी की सारी चीजें किससे संबंधित है? जब हम रॉक को देख रहे हैं, जब हम रॉक को इंटीग्रेट कर रहे हैं ह्यूमन के साथ, तो फिर वो क्या बन गया, ज्योग्राफी। जब हम रॉक को सेपरेट कर रहे हैं ह्यूमन से, एक्टिविटी से, तो क्या बन गया, जियोलॉजी। सो हमने यहां पर क्या पढ़ना है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, टू स्टडी द इंफ्लुएंस ऑफ रॉक सिस्टम ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज। समझ आ गया? अब इसको कल्चर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मंडी के आसपास देखोगे, यू विल फाइंड दीज स्लेट वाले छत। वाई? क्वार्टजाइट के स्टोन रूफ क्यों वहां पर मिलते हैं? बिकॉज वहां पर ये मेटामॉर्फिक रॉक का अबंडेंस है। तो कहीं ना कहीं लोगों के घरों के छत का स्टाइल या फिर हाउस बिल्डिंग मटेरियल भी किससे प्रभावित हो रहा है, रॉक सिस्टम से प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के आसपास आप अगर अब जाओगे तो आपको मार्बल नॉर्मली मिलना शुरू हो जाएगा, घरों घरों में मार्बल लगा है। क्यों? बिकॉज मकराना माइन उधर है। समझ आ गया? तो यहां पर हमारे पास हम क्या करते हैं, जियोलॉजी से कुछ एरिया, कुछ सब्जेक्ट मैटर को डिराइव करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं किसमें, ज्योग्राफी में। उसके लोगों पर, ह्यूमंस की एक्टिविटी, कल्चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको स्टडी करने के लिए। वैसे ही दूसरा अगर हम देखें, हमारे पास मीटरोलॉजी है, मौसम विज्ञान। तो मीटरोलॉजी में हम मॉनसून को स्टडी करेंगे एज ए, मॉनसून को स्टडी करेंगे एज ए विंड सिस्टम। विंड सिस्टम के फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे कि मॉनसून कैसे चलता है। हम यहां पर अलग अलग प्रकार के क्या पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के हम यहां पर जो है डायनामिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स पढ़ेंगे, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली। अब अगर इनका ह्यूमन की एक्टिविटी पर कोई प्रभाव ना होता, हम ज्योग्राफी में इनको पढ़ते ही नहीं। बट क्योंकि मॉनसून जब भारत में आता है तो ये भारत में 80% जो भारत का टोटल बारिश है वो कौन करता है, मॉनसून करता है। और कब करता है, विद इन 3 से 4 मंथ में करता है। और अगर ये बारिश या बर्फबारी, ये बारिश जो है 3 से 4 महीने में होती है, इस बारिश का भारत की वनस्पति पर, वेजिटेशन पर, यहां की फार्मिंग पर, यहां की लाइफस्टाइल पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है। नाउ मॉनसून एज ए कंसेप्ट इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी, इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेट्रोलॉजी. But we have borrowed this from meteorology because we have to study the vegetations, farming and lifestyle of the Indian subcontinent. रिलेट कर पा रहे हो? ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है कि यहां पर हम इंटीग्रेट करते हैं, वी डिराइव समथिंग फ्रॉम सम अदर
फील्ड ऑफ स्टडीज, है ना। ये प्योर साइंस भी नहीं है, प्योर ह्यूमैनिटीज भी नहीं है। अब अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। बट हम ज्योग्राफी में इससे बहुत सारी चीजें डेराइव करते हैं। जैसे जब हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, सो पॉवर्टी क्या है? गरीबी। लोगों के पास जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, व्हेन दे डू नॉट हैव द शेल्टर, डू नॉट हैव द फूड, और डू नॉट हैव द क्लोथ्स, डू नॉट हैव द अफोर्डेबिलिटी नहीं है किसके लिए? एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। नाउ पॉवर्टी इज द प्योर इकोनॉमिक्स, हम इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बट पॉवर्टी हो क्यों रही है, उसका एक्सप्लेनेशन कहां पर है? उसका एक्सप्लेनेशन है ज्योग्राफी में। क्लॉथ्स के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओ, फूड के लिए एग्रीकल्चर में जाओ, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज का भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से संबंध है। हम इसको समझेंगे जब हम सेटलमेंट एंड ऑल पढ़ते हैं। तब हम शहरों की तरफ जब रुख करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज शहरों में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं शहरों में पॉवर्टी ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ? वो हुआ माइग्रेशन की वजह से। अब माइग्रेशन क्यों हुई? क्यों लोग गांव से, रूरल एरिया से शहरों की तरफ गए? फिर हमने देखा कि रूरल एरिया में फैसिलिटीज नहीं थी, पुश फैक्टर यहां पर काम करना शुरू किया। अब जब ये फैसिलिटी की बात आती है, तो हम किसकी बात करते हैं? कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की बात। हो सकता है गांव की सॉइल इनफर्टाइल हो गई, हो सकता है रेनफॉल नहीं हुआ, ड्रॉट, सूखा, ये स्थितियां बढ़ गई, तभी तो लोगों को यहां से बाहर की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। समझ आ गया? तो ज्योग्राफी जो है ना, वो अलग अलग एरिया से, जैसे ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे डोमेन्स है, वहां से भी बहुत कुछ बोरो करती है। लिखो, एक लाइन में लिखो, इन एसेंस ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ इन्वायरमेंट, in essence geography studies the earth environment in essence geography studies the earth environment and human and their interactions in essence geography studies the earth environment and human and their interaction। ठीक है, डन। सो यहां पर हम जो है क्या स्टडी करते हैं? अर्थ को भी स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को भी स्टडी करते हैं, साथ में ह्यूमन इज द सेंट्रल थीम ऑफ ज्योग्राफी। वन मोर पॉइंट लिखो, यहां पर, इट इज द ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ सिंथेसिस। ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ synthesis as borrows it borrows subject matter from other discipline to study the interaction of man with his surrounding, study the interaction of man with surrounding। सो ये हमारे पास है ज्योग्राफी। इन एसेंस ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एंड देयर इंटरेक्शन। अर्थ को, इन्वायरमेंट को और देयर इंटरेक्शन को स्टडी करता है। इज द साइंस ऑफ सिंथेसिस, मतलब ये क्या है? एक तरह का जरूरत के हिसाब से इधर उधर से बहुत सारे डोमेन्स हमने लिए हैं, सब्जेक्ट मैटर लिए हैं। साइंस ऑफ सिंथेसिस एज इट बोरोज द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम अदर डिसिप्लिन टू स्टडी द इंटरेक्शंस ऑफ मैन विद सराउंडिंग। लाइक कुछ नेचुरल साइंस से हमने लिया है, लाइक समथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल साइंस, लाइक जियोलॉजी,
जियोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी। नेचुरल साइंस से हमने लिया है जियोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी, या फिर और भी लिख सकते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी से भी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, द वे पॉपुलेशन पीपल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, द वे बॉडी फंक्शंस। अब जैसे अगर आप देखोगे ना, इक्वेटर के आसपास के जो लोग होते हैं, दे आर डार्कर इन देयर स्किन कॉम्प्लेक्शन। वाई? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर सराउंडिंग। ज़्यादा पिगमेंटेशन है, ज़्यादा यूवी लाइट का एक्सपोजर है ना। डे टाइम में हम नॉर्मली धूप में नहीं आते हैं, बिकॉज आवर बॉडी, आवर द हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है दैट विल बी वेरी डिफरेंट इन द वर्टिकल सन रेज। इसलिए हम मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स में धूप में बैठना पसंद करते हैं। समझ आ गया? तो कहीं ना कहीं बॉडी का फंक्शनिंग कौन रेगुलेट कर रहा है? इन्वायरमेंट सराउंडिंग रेगुलेट कर रही है। इसलिए वी हैव टू टेक समथिंग फ्रॉम द बायोलॉजी टू स्टडी दिस इंटरेक्शंस। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दूसरी जो साइंस है, दे आर दी सोशल साइंस। सोशल साइंस से ज्योग्राफी क्या डिराइव करता है? सोशल साइंस से ज्योग्राफी क्या डिराइव करता है? जैसे इकोनॉमिक्स लिखो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी। सो ये हमारे पास है ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्या था, डोमेन्स था। ज्योग्राफी में क्या क्या हम स्टडी करते हैं, क्यों हम स्टडी करते हैं। बट हाँ, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में देखें तो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है विद हिज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल सराउंडिंग, इस इस इंटरेक्शंस को ही स्टडी करने का काम क्या है, किसका है? ज्योग्राफी का है ना। ज्योग्राफी का सेंट्रल थीम कौन है? प्लेनेट अर्थ है कि ह्यूमन है? आप मुझे बताओ। ह्यूमन है। इसलिए ज्योग्राफी को आप किसी कंटेक्स्ट में एक ह्यूमैनिटीज का ही डोमेन कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा साइंस का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको प्योर ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन नहीं बताते। ठीक है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी डिसिप्लिन को किस स्ट्रक्चर में लाना, एजुकेशन के स्ट्रक्चर में लाना। समझ आ गया? अब देखो, ज्योग्राफी को ग्रीक लोग भी पढ़ रहे थे, ग्रीक लोग। फिर रोमन्स ने ज्योग्राफी को स्टडी किया, ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन डाला। फिर जो है हमारे पास अरब्स थे, और फिर हमारे पास कुछ यूरोपियंस भी थे। बट जब तक ये सब थे, इन लोगों ने किसी ना किसी तरह से क्या दिया, कुछ सब्जेक्ट मैटर दिया। कुछ सब्जेक्ट मैटर दिया, किसका? ज्योग्राफी का। बट अभी ज्योग्राफी को स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं गया। सो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मींस टू, क्या बोलते हैं, इट इज टू एस्टैब्लिश अ डिसिप्लिन इन सम स्ट्रक्चर्ड डोमेन ऑफ एजुकेशन। उसको स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ाना, उसमें कुछ रिसर्च करना, यूनिवर्सिटीज में उस पर रिसर्च करना, एंड अल्टीमेटली उससे रिलेटेड कुछ कैरिकुलम को प्रिपेयर करना, बुक्स को प्रिपेयर करना, वो क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है ना। सो लिखो एक लाइन में छोटा सा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू establish a discipline, to establish a discipline within the structure of education, within the structure of formal education, to be taught as a subject, to be taught as a subject in universities, school and colleges, to be taught as a subject in universities, school and colleges. Institutionalization is a process
टू इस्टेब्लिश ए डिसिप्लिन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, किताबें बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, पेपर को पब्लिश करना, रिसर्च वर्क करना, ये सब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अभी तक जो नॉलेज बाहर है कि सुबह सुबह सूरज उगता है, उससे जो है दिन होता है, दिन के कारण हमारी एक्टिविटीज जो है प्रभावित होती है, हम भी उठते हैं, ये सारी बातें हैं। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्योग्राफी। अभी हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं किया। जब हम इसको लिखेंगे, जब हम इसको किताब के फॉर्मेट में लेकर आएंगे और स्कूल एंड कॉलेजेस में इसको पढ़ाना शुरू करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, है ना। जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पहले किया गया, है ना, क्योंकि काफी सबसे पहले अगर किसी ने कुछ काम करना शुरू किया तो क्या काम करना शुरू किया? नॉलेज के क्षेत्र में इवेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया कि पिछले कल ये सरकार बैठी थी, उन्होंने ये निर्णय लिया। जब हमने इवेंट को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वो क्या बन गया? हिस्ट्री। और 10 साल बाद उसी को कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो हिस्ट्री का क्या हो गया? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। बट ज्योग्राफी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन काफी टाइम तक हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड था। ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन कभी था ही नहीं, इंडिपेंडेंट विषय कभी था ही नहीं, क्योंकि इसका कुछ सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी के पास, कुछ सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स के पास, कुछ मेट्रोलॉजी के पास, पूरा का पूरा स्कैटर्ड सब्जेक्ट मैटर था। इसको एक ब्लेंड के फॉर्म में लाने में बहुत बड़ा टाइम लगा। और किसने ये कंट्रीब्यूशन किया? इसमें हमारे पास कुछ थिंकर्स थे, कुछ थिंकर्स और कुछ स्कॉलर्स थे, जिनको हम इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, जिनको हम इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। जैसे द फर्स्टली अगर आप देखोगे तो वी हैव सम फाउंडेशनल थिंकर्स, second one is academic scholars, third one is your universities, pioneers। इस तरह से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। फाउंडेशनल थिंकर्स, एकेडमिक स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी पाइनियर्स। नाउ अब अगर आप यहां पर देखोगे ना, फाउंडेशनल थिंकर्स में इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें ग्रीक है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कौन है? रोमन्स है, और इसमें हमारे पास कुछ अरब्स भी है। उसके बाद हमारे पास एकेडमिक में कौन है? यहां पर हमारे पास यूरोपियन है, मेनली कौन है? यूरोपियन है। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में हमारे पास कौन है? यहां पर हमारे पास जर्मन है सबसे पहले, जिसने यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाना शुरू किया। जर्मन के बाद हमारे पास फ्रेंच है, उसके पास हमारे पास यूके है, उसके बाद हमारे पास ब्रिटेन है, सॉरी उसके बाद हमारे पास यूएसए है, और सबसे लास्ट में हमारे पास इंडिया है। अब आप समझो कि यहां पर डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस हमारे पास क्या है, तो आपने ध्यान रखना है कि शुरू शुरू में देखो, जब से सबसे पहले अगर कहीं पर एक इस तरह का इंटेलेक्ट इग्नाइट हुआ ह्यूमन माइंड में कि हम जहां पर रह रहे हैं इसको हमें समझना चाहिए, इसको हमें पढ़ना चाहिए, इसको हमें लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए, इन सारी जानकारी को जुटाने का पहला प्रयास अगर कहीं पर हुआ है, वो कहां पर हुआ है? ग्रीस में हुआ है। कहां पर हुआ है? ग्रीस में। सो ग्रीस में हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्कॉलर्स मिलते हैं जिन्होंने प्लैनेट अर्थ को एज ए होम टू ह्यूमन स्टडी करना शुरू किया। बट उन्होंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, उन्होंने कोई कैरिकुलम शुरू नहीं किया, क्योंकि वो स्कॉलर्स थे, वो हिस्टोरियन भी थे, वो साइंटिस्ट भी थे, वो जो है ज्योग्राफर्स भी थे, वो नेचुरलिस्ट भी थे। तब ऐसा कोई डिवीजन या फिर डाइकोटमी नहीं होती थी कि ज्योग्राफर है तो ज्योग्राफर बिल्कुल अलग ही है, या फिर जो डॉक्टर है वो इंटायरली अलग है। तब स्कॉलर के पास लगभग सारी चीजों को स्टडी करने का लाइसेंस होता था, वो सब कुछ ही स्टडी करता था। तो उस दौर में हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स हुए, जैसे ग्रीक है, रोमन है, अरब्स है, सीक्वेंस में हम इसको समझेंगे। और देन वी हैव सम यूरोपियन में हमारे पास अरेनियस है, हमारे पास जो है रिटर है, हमारे पास जो है हटन है, ये सब लोग आते हैं।
और देन वी हैव दीज यूनिवर्सिटीज। इन सब देशों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में लेट 19th सेंचुरी में अलग अलग डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करना शुरू किया। दो, अब देखो यहां पर जब डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुए मतलब डिसिप्लिन रेडी हो गया था, सब्जेक्ट रेडी हो गया था, तभी तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में जो है अलग ज्योग्राफी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया। बट यहां पर ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे थे, ये लोग बना रहे थे सब्जेक्ट मैटर। क्या बना रहे थे, ये सब्जेक्ट मैटर बना रहे थे, किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। या फिर हम यूं बताएं कि ये लोग क्या कर रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे जिसके ऊपर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन को जो है खड़ा किया गया बाद में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने सब्जेक्ट मैटर बनाया, इन्होंने उस सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया। इन्होंने क्या किया, उस सब्जेक्ट मैटर को डाइवर्सिफाई। जैसे ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बताते थे, प्लैनेट अर्थ को जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तरह देखते थे कि एक सोलर सिस्टम है, उसमें प्लैनेट अर्थ है, जो कभी कहीं कहीं पर बोला गया कि ये डिस्क की तरह है, कहीं कहीं पर बोला गया कि ये गोलाकार है, राउंड है ना, इस तरह की ये बातें कर रहे थे। मतलब इनका जो सब्जेक्ट मैटर था, इनका जो प्लैनेट अर्थ को देखने का व्यू था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड था, उसमें ज्योग्राफी का एलिमेंट काफी कम था। बट स्टिल उन्होंने जो है जो अर्थ को समझने की कोशिश की। अर्थ के ऊपर सूरज का राइज होता है, फिर सनसेट होता है, टाइम्स को समझने की कोशिश की, किस प्रकार से ये जो टाइम आता है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे कैसे प्रभावित करता है, इन सब चीजों को समझने की इन्होंने कोशिश की। नाउ जब यहां यूरोपियंस के पास ये जो है ये लेट 17th सेंचुरी में पहुंचता है, ये पूरा का पूरा नॉलेज जब यहां पर पहुंचता है, ये इसको क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। ये इसको एस्ट्रोनॉमी से शिफ्ट करते हैं और कहां पर ले आते हैं, जियोलॉजी में ले आते हैं। ये कहां पर ले आते हैं, मेट्रोलॉजी में लेकर आते हैं। ये कहां पर लाते हैं, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के एलिमेंट को इसमें इंक्लूड करते हैं। बट स्टिल इन्होंने ज्योग्राफी को एक सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में अभी भी नहीं लाया। और ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस किया गया, कब, लेट 19th सेंचुरी। सो यहां से यहां तक का जो ये पूरा का पूरा जर्नी है, इस जर्नी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ जियोग्राफी। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास फाउंडेशनल थिंकर के बारे में हम थोड़ा सा करेंगे कि फाउंडेशनल थिंकर्स ने क्या किया। सो फर्स्टली फाउंडेशनल थिंकर्स, फाउंडेशनल थिंकर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम यहां पर आपके साथ शेयर करेंगे। आप लिखेंगे इसके बारे में, फाउंडेशनल थिंकर। हाँ, they were the earliest Greek, Roman and scholars Arab scholars. They were the earliest Greek, Roman and Arab scholars who did not institutionalized the geography as a separate discipline। डिसिप्लिन और सब्जेक्ट सेम ही है, डिसिप्लिन, बट दे prepared the subject matter, for geography। They prepared the subject matter for geography। like एग्जाम्पल लिखो, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर इन्होंने प्रिपेयर किया। क्या क्या इन्होंने सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया, लाइक एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को गेन करने की कोशिश की, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को गेन करने की कोशिश की, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस एंड पीपल, लोग कहां पर रह रहे हैं, कौन सी जगह कैसी है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी।
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन्होंने कंपाइल करना शुरू किया, है ना। ये लोग अलग अलग जगह पर गए, वहां पर लोगों से पूछा कि भाई आप क्या खाते हो, आप क्या उगाते हो। फिर देखा कि यहाँ पर तो ये उगाया जाता है, फिर वहां की जलवायु को समझा और फिर उसको थोड़ा सा लिखना शुरू किया, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस एंड पीपल, एस्टेब्लिश्ड कोऑर्डिनेट सर्विस सिस्टम्स, एस्टेब्लिश्ड कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है जी? फॉर लोकेशन और मैप मेकिंग। ग्रिड सिस्टम होता है सिंपली, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और ये क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। अगर किसी जगह को लोकेट करना है, ये यहाँ है, कोई जगह है ये यहाँ है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए। सो इन लोगों ने हमें ग्रिड सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। सो दे हाउ इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम, लोकेशनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी है। सो दे ऑल्सो प्रोवाइडेड सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ। सो कभी कभी देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन क्या आ गया? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट टॉट इन द स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। सो उसमें आप सबसे पहले कौन से थिंकर्स को डालोगे? फाउंडेशनल थिंकर्स को। और उनका कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि उन्होंने ज्योग्राफी को जो है एकदम से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, बट ज्योग्राफी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो जो अध्ययन सामग्री है वो इन्होंने फाइंड आउट की। और उसमें भी मेनली कौन कौन से कंपोनेंट थे ये। अब ये कौन कौन से स्कॉलर्स थे, कौन कौन से ये स्कॉलर्स थे, इसको हमने ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहां पर अगर हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक में हमारे पास टू ग्रुप ऑफ स्कॉलर है। सबसे पहले है हमारे पास अर्ली स्कॉलर्स, जो 8th से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक है। और फिर दूसरे क्या है? लेट स्कॉलर, जो 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर, याद रखना है सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, बीसी से लेकर कहां तक है? 1st सेंचुरी एडी तक हो सकते हैं। दीज आर द स्कॉलर्स, ग्रीक स्कॉलर्स फर्स्टली, फिर रोमन्स आएंगे, पहले ग्रीक आएंगे। ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो ये वाले स्कॉलर्स थे ना, ये थोड़े से क्या थे, ये थोड़े से मिथ्स में विश्वास रखते थे, ये थोड़े से डॉगमा में विश्वास रखने वाले लोग थे। ये थोड़ी सी क्या बातें करते थे, ये थोड़ी सी ऐसी बातें करते थे कि अगर इनको कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं ये उसको गॉड के साथ रिलेट कर देते। अब जैसे इजिप्ट में डेल्टा बनता है कि यहां पर हमारे पास इजिप्ट है और इस इजिप्ट में इधर से ये रिवर जाती है और ये रिवर यहां पर एक डेल्टा बनाती है। सो इन्होंने देखा कि अब इसी एरिया में पूरा रिसर्च चल रहा था, इसी एरिया में पूरा रिसर्च चल रहा था। इधर ये ग्रीस का इंपायर था, ये पूरा इनके नेबर्स थे। इसको इन्होंने लीबिया बोला, इसको इन्होंने एशिया बोला, इसको इन्होंने यूरोपा बोला। सो जब ये इसको देख रहे थे, ये बाकी एरिया तो डेजर्ट जैसा है, बाकी पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है, ये जो इजिप्ट है ये क्यों इतना ज्यादा फर्टाइल है। तो अर्ली स्कॉलर्स जो थे, लेट स्कॉलर्स थे, दोनों में क्या हुआ, थोड़ा सा कंटेस्ट हुआ। अर्ली स्कॉलर बोल रहे हैं कि भाई ये तो है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बोला कि डेल्टा तब बनते हैं जब डेविल डांस करता है। तो मतलब डेविल ने जब डांस किया उसके पैरों के निशान से क्या बन गया, डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया। समहाउ वो क्या मिथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बारिश होती है, वो बारिश इसलिए होती है क्योंकि भगवान रो रहे हैं, गॉड इज क्राइंग। फिर इसी एरिया में बहुत सारे वोल्केनो भी आते हैं, तो जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वो क्या बिलीव करते हैं कि गॉड इज एंग्री। नाउ जब धरती हिलती है, इफ दिस इज द अर्थक्वेक, तो वो क्या बोलते हैं, गॉड इज डांसिंग। सो देयर आर सम मिथ्स जो है इन ग्रीस, अर्लीस्ट जो ग्रीस थे, ग्रीक स्कॉलर थे, इनको जो इनके माइंड को जो रेगुलेट कर रहा था, इट वाज एक्चुअली ड्रिवन बाय सम प्रेवलेंट बिलीफ सिस्टम्स। बट जो लेटर स्कॉलर्स थे, वो लोग, जैसे इसमें एरिस्टोटल है, इसमें हेरोडोटस है,
ये लोग कुछ थोड़े से साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग थे, इन्होंने लॉजिक और रीजन को सामने रखा। इन्होंने क्या बताया कि देखो, जो ये अर्थक्वेक है, ये जो वोल्केनो है, दीज ऑल फिनोमिनाज आर नेचुरल, और ये अर्थ के अंदर कुछ क्रियाएं हो रही है, उसके कारण ये फॉर्मेशन हो रही है। फिर डेविल डांस को वो कैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं? हेरोडोटस बोलता रहा है कि दिस इजिप्ट इज नॉट एक्चुअली द आउटकम ऑफ डेविल डांस बट इट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। ये क्या है? नाइल नदी के डिपोजिशन से बना हुआ एक डेल्टा है। दैट इज हाउ द सब्जेक्ट मैटर में एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ, कि पहले इट वॉज कंप्लीटली मिथिकल और ड्रिवन बाय सम डॉगमा, बट लेटर जो है ये कैसे बना, ये इसमें थोड़ा सा रीजन एंड लॉजिक को इंक्लूड किया गया। बट बोथ केसेस में करने वाले कौन थे? ग्रीक स्कॉलर ही थे। ये वाले जो लोग थे, दे कंसिडर द प्लैनेट अर्थ एज ए डिस्क। इन्होंने अर्थ को बोला कि अर्थ इज अ डिस्क, बिकॉज जहां पर ये खड़े थे इनको सब फ्लैट ही दिख रहा है ना। जब इनको फ्लैट दिख रहा है तो वो क्या आइडिया लगा रहे हैं कि अर्थ कैन नॉट बी द राउंड, बिकॉज समझ भी नहीं आता है, हमें भी नहीं समझ आता है ना, हमारी भी, हमें लगता है कि अर्थ राउंड है। हमें कब पता चला? जब किसी ने लिखा। अदरवाइज यहां पर बैठकर हम क्या समझ पा रहे हैं? अर्थ थोड़ा उबड़ खाबड़ हो सकता है। पंजाब के आदमी से पूछो, बोलेगा अर्थ फ्लैट ही होगा, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी इतनी है। तो उसके आधार पर उन्होंने जब घूमा फिरा, देखा कि आगे जाकर अर्थ, ये जो लैंड सरफेस है ये खत्म हो रहा है और सी, समंदर शुरू हो रहा है। तो उन्होंने क्या बताया? अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क सराउंडेड बाय वाटर। दूसरा क्या बताता है? दूसरा बताता है अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ओवर द वाटर। थोड़ा थोड़ा नॉलेज जब आगे की तरफ जाता गया तो फिर यह बता दिया कि अर्थ इज नॉट अ, अर्थ इज अ डिस्क बट इट इज सस्पेंडेड इन द स्पेस। ये ऊपर ही सस्पेंडेड है, कहीं खाली जगह पर घूम रहा है। बट बाद में जब दूसरे स्कॉलर्स आते हैं तो वो क्या बताते हैं? एरिस्टोटल इंपेरिकली प्रूव द फैक्ट दैट प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ डिस्क, इट इज अ स्फीयर। उन्होंने बताया कि जब ये शिप्स या फिर बोट्स हमारी तरफ आ रही है तो हमें इसका मास्ट पहले दिखता है, और जब वो डिपार्ट करती है तो हमें सबसे एंड में इसका मास्ट दिखता है। तो इसीलिए अर्थ के पास क्या है? एक तरह का कर्वेचर है। और जो कर्वेचर होता है ये किसके पास होता है? सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के पास होता है। इसलिए प्लैनेट अर्थ को क्या घोषित किया गया? प्लैनेट अर्थ इज अ स्फेयर नॉट अ डिस्क। और ये सब कहां पर चल रहा है? ये यहीं पर ग्रीक स्कॉलर्स में, ग्रीस में ही चल रहा है। समझ आया थोड़ा थोड़ा हाउ दिस इज देयर? तो इसमें हम लिखेंगे कौन कौन से स्कॉलर्स थे। सो फर्स्टली वी हैव वन, दैट इज योर होमर। होमर एक सबसे मोस्ट एंशियंट हिस्टोरिकल स्कॉलर है, जो कब था? समवेयर 8th सेंचुरी बीसी में था। कब था? 8th सेंचुरी बीसी में। नाउ होमर इज अ पोइट, ये एक इंपॉर्टेंट पोइट है। इनका एक ज्योग्राफिकल बोलो, हिस्टोरिकल बोलो, या फिर फिलोसॉफिकल बोलो, एक अकाउंट है। हाँ, वो है इलियाद एंड ओडिसी। अब इसमें इन्होंने कुछ लिखा है। इसमें इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में लिखा है कि जो प्लैनेट अर्थ है वो क्या है? वो डिस्क शेप है। अर्थ इज अ डिस्क शेप, डिस्क शेप सराउंडेड बाय वाटर। अर्थ डिस्क शेप है एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आप सभी को क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो क्लास में। दीपांश बुगोरिया जी, अरुण सांख्यान जी, क्लास में इंटरेक्टिव तो रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जल्दी से बता दीजिए, क्लास का टाइम भी हो गया है ना। कल करें? कल करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहां से देख रहे हैं क्लासेस को? जल्दी से बताएं जरा कमेंट में। दीपांश बगुरिया जी, विदुषी जी चंडीगढ़, ठीक है। देहरा गोपीपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा,
बिलासपुर सांख्यान जी, पूरब जी, वंदना शर्मा जी। देखो ज्योग्राफी को, अब देखो हमारी अप्रोच में आपने ध्यान रखना है ना। अप्रोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल जो है टू द पॉइंट, जो सिलेबस में जैसा लिखा है वैसा वैसा करेंगे, नहीं, हम थोड़ा सा डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिटेल करेंगे, है ना। क्योंकि देखो ना, अब वही है कि ज्योग्राफी में नंबर कम आते हैं, ऐसा भी माना जाता है, ये भी एक तरह की सच्चाई ही है कि ज्योग्राफी में नंबर कम आए। वो नंबर कब कम तब आए जब आपने ज्योग्राफी को एज ए जीएस ट्रीट किया। आपने वही आंसर लिखा वहां पर भी जो जीएस में आप लिख रहे हैं, उसके कारण नंबर कम आने थे। अब आपकी तैयारी क्या है, आपने ज्योग्राफी को एज एन ऑप्शनल लिया ही नहीं, आपने उसको जीएस के साथ काम निपटाना शुरू कर दिया। बट आंसर में अगर आपने डिफरेंसेस लाने हैं तो आपको थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा डेप्थ में जानना पड़ेगा। अब जैसे यही यही इंफॉर्मेशन हमने जीएस में भी की है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस है, डिस्क्रिप्शन में, डिटेल में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको रिलेट कर दिया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के साथ, वहाँ पर हमने फैक्ट 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 क्रोनोलॉजी करवाई है ना। तो हम इसको देखो, जो हमारा स्ट्रेटजी है, जो हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग होगा या फिर आपकी तरफ से लर्निंग का स्टाइल होगा, उसको हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखेंगे, उसमें हम थोड़ा डेप्थ एंड डिटेल करेंगे, है ना। ये आपने ऐसा नहीं सोचना है कि भाई बिल्कुल जैसे सिलेबस में तो ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है सब कुछ, है ना, उसको करने में मुझे सिर्फ 20 दिन लगेंगे। हमने वैसा नहीं करना है, हमने क्या करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ। कुल मिलाकर 15 मॉडल है, जो मॉडल आपको समझने हैं, हमने सिर्फ उन मॉडल को हर जगह पर अप्लाई करने की का तरीका सीखना है कि हम कैसे उसको अप्लाई कर पाए हर सिचुएशन में। वो जो तरीका जब आपके पास आएगा ना, आप सिर्फ ज्योग्राफी का आंसर अच्छा नहीं लिखोगे, आप दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वहां पर भी आप एक्सेल करोगे। हमारा स्टूडेंट है ना, जो कुणाल है, कुणाल ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे के पास हमेशा एडवांटेज रहता है, वो हर चीज का एनालिसिस बहुत डीप करना जानता है, क्योंकि उसके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है, उसके पास कंसेप्ट भी है, उसके पास हर एक चीज का वाई है कि कहां पर अगर ये लोकेटेड है तो क्यों लोकेटेड है, अगर छोटा नागपुर प्लेटू में आयरन एंड स्टील है तो क्यों है, ये किसी और सब्जेक्ट के पास नहीं होता है। अगर दंडकारण्य में जो है नक्सलिज्म आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वहां पर नक्सलिज्म आ रहा है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है दंडकारण्य में, बट क्यों आ रहा है ये कौन, किसको पता होगा, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को समझने वाले को ही पता होगा। वो इसको रिसोर्स के साथ रिलेट करेगा, वो इसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में रिलेट कर सकते हैं। सो ज्योग्राफी के बच्चे के पास हमेशा एडवांटेज होता है एक अच्छा आंसर को आर्टिकुलेट करने का, प्रोवाइडेड कि वो थोड़ा सा डिटेल में चले। शॉर्टकट में तो कुछ भी नहीं होता है ना, इसलिए हम थोड़ा सा, बिल्कुल आप ये सिलेबस को जरूर पढ़ें, इस पर रहे, हम इसको कवर करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस। बट हाँ, जो मेन फोकस हमारा होगा वो एसेंशियल कंसेप्ट फैक्ट को कंपाइल करना, किस तरह से अच्छे आंसर्स हम लिखेंगे, उसके लिए मटेरियल को कंपाइल करना। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही। थैंक यू जी।